Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Mudassir. As we are studying the chapter number 2 of first year physics, according to new PTB curriculum, force and motion. और इसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. और इससे पहले मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ाया था जो कि था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स इन अ प्लेन. और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. और ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे आसान लॉन्ग क्वेश्चन है अगर देखें तो. इस चैप्टर में बेसिकली चार लॉन्ग क्वेश्चन है. पहला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, दूसरा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तीसरा आएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसके बाद लास्ट वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन. और आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. So let's start our topic without wasting time. सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं जी. स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है ऑफ टू वेक्टर्स. अगर हमने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी के बजाय स्केलर क्वांटिटी आ जाती है तो हम इसको एक स्केलर प्रोडक्ट का नेम देंगे. ठीक है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स If the product of two vectors is a scalar quantity, then the product is called scalar product of two vectors. अब आप देखें, दो वेक्टर्स हैं. ये है मेरे पास वेक्टर A और ये है मेरे पास वेक्टर B. अगर मैं इस वेक्टर B की प्रोजेक्शन लेता हूँ A पे, तो जो A कंपोनेंट के पैरेलल B कंपोनेंट का फैक्टर होगा या फिर कंपोनेंट होगा, वो होगा B cos ऑफ थीटा, या फिर आप अल्फा कह लें. B cos ऑफ थीटा भी कह सकते हैं. मैंने यहाँ पे अल्फा इसलिए लिखा क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज होती हैं जाहिर करने की, लेकिन आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ थीटा लिखा हुआ है. सो आप यहाँ पे थीटा लिखें या अल्फा लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अब B cos ऑफ थीटा क्या है A कंपोनेंट के अलाउंग. दिस इज बेसिकली द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A. ठीक है. तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा इन दो वेक्टर्स का. स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. अब देखें आप, A डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा. अब ये कैसे आया, इसकी हम जब फिजिकल मीनिंग को पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा. A डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा कैसे आया. अब इस फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब कि इसका मतलब क्या है स्केलर प्रोडक्ट का. अब देखें हमारे पास दो वेक्टर्स थे, एक B और दूसरा A. हमने B की प्रोजेक्शन को ड्रा किया A पे, और जब हमने A पे प्रोजेक्शन को ड्रा किया तो जो इफेक्टिव कंपोनेंट था A वेक्टर के अलोंग वेक्टर B का, वो है B cos ऑफ थीटा. अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना हो वेक्टर A के तो वो होगा B sin ऑफ थीटा. ठीक है. लेकिन हमारे बुक में B cos ऑफ थीटा को डिस्कस किया गया है और हम टॉपिक भी स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं. जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो तब हम B sin ऑफ थीटा को ले लेंगे, लेकिन फिलहाल हम B cos ऑफ थीटा से ही काम चलाएंगे अपना. फिजिकल मीनिंग इसका क्या है, जो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो A डॉट बी है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड है A वेक्टर की, और दूसरा वेक्टर B की मैग्नीट्यूड है, और इफेक्टिव कंपोनेंट है वेक्टर B का इन द डायरेक्शन ऑफ A. दोबारा से सुने, जो कि प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का A डॉट B का, वो बेसिकली एक है वेक्टर A, ये वाला वेक्टर A, दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A. तो अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो मिल जाएगा ए बी cos of theta. Hope so you guys understand well. So move to the next point. बेसिकली अब तक हमने पढ़ लिया इसमें डेफिनेशन को, फिजिकल मीनिंग को, और इसकी डायग्राम को देख लिया फार्मूले के साथ.
बेसिकली आपने टॉपिक को लिखना ही इस तरह से स्टार्ट करना है कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, फिर उसके आप फिजिकल मीनिंग लिखें और उसके बाद एक डायग्राम ड्रा कर दें जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है। उसके बाद आप फार्मूला लिख दें। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं स्केलर प्रोडक्ट की, हम उनको वन बाय वन पढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी लॉन्ग क्वेश्चन। बस आप इसको एक दफा देखते जाएं तो समझ आती जाएगी आपको। देखें, सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपने सिक्स, सेवन्थ और एट्थ ग्रेड में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आपने इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। बेसिकली दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो अब देखें, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, जिनके दरमियान एंगल जो है वो है थीटा। सही है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि एल एफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब देखें, अगर हम ए डॉट बी वेक्टर है हमारे पास, इसको मैं जब डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ या फिर स्केलर प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। सही है। इसी तरह से अगर मैं बी डॉट ए करता हूँ, यानी कि वेक्टर बी को पहले ले आता हूँ, वेक्टर ए को बाद में कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। समझ आई। अब इसी तरह से अगर मैं इसको रीअरेंज करना चाहूँ, बी डॉट ए को ये भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं ए को पहले ले आऊँ या बी को बाद में ले आऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इससे पहले जो आपको डायग्राम समझाई उसमें पहले ही बता दिया कि इसमें जो ए है वो है वेक्टर ए, बी जो है वो है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सही है। तो इस तरह से मैं रीअरेंज भी कर सकता हूँ। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, तो ये दोनों इक्वेशंस अगर आप देखें तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, बी डॉट ए इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब दोनों साइड्स इक्वल्स होगी, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। So hence this is a commutative property, means that if left hand side equals to right hand side, a dot b equals to b dot a। सही है। समझ आ गई होगी अब आपको। दूसरा, अगर हमें दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब आपको बात पता है कि जब दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब कॉज ऑफ थीटा की जगह हमने 90 डिग्री को पुट कर दिया। अब आपको कुछ वैल्यूज याद करने की जरूरत है, जैसे कि कोस 90 की वैल्यू जो होती है जीरो। अगर कोस जीरो होगा तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अगर हमारे पास कोस 180 डिग्री होगा तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। इसी तरह से आप साइन की भी वैल्यूज को याद कर लें। साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब जैसा कि इसको उल्टा याद कर लें, कोस 90 जो था वो जीरो था, साइन 90 जो है वो होगा 1। इसी तरह से कोस जीरो जो है वो 1 था, जो साइन जीरो होगा वो जीरो होगा। सही है। यहाँ पे एक वेरिएशन ऐसे आई कि कोस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1 होता है, लेकिन साइन 180 डिग्री इक्वल्स टू जीरो होता है। अब देखें, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 90 डिग्री, ए डॉट बी इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री। अब cos 90 जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ए बी जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। अब तक हमने दो प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, दूसरा हमने पढ़ लिया परपेंडिकुलर वेक्टर्स को। अब तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, पैरेलल वेक्टर्स को। इसी तरह से जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे कह देगा जी दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये देखें ए वेक्टर और बी। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, दो चीजें पैरेलल होती हैं, वेक्टर्स को छोड़ के भी आप देखें तो उनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ए डॉट बी, अब आप देख रहे होंगे मैंने जो जितने भी इस साइड पे वेक्टर्स लिखे हैं, इधर भी वेक्टर लिखे हैं, इधर भी वेक्टर लिखे हैं, इस साइड पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखी है, जितने भी वेक्टर लिखे हैं इनको बोल्ड करके लिखा है। आप चाहें तो इनको बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, मीन्स दैट यू कैन राइट इट विद द हेल्प ऑफ मार्कर व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। या फिर आप इसके ऊपर पेन से अगर लिख रहे हैं तो आप एक एरो को ड्रा कर दें, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस जीरो। क्यों जीरो पुट किया, दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं,
If two vectors are parallel to each other, then the angle between them is 0 डिग्री। अब दो वेक्टर्स हैं a डॉट बी और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब cos 0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1। अभी मैंने बताया cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 180 की वैल्यू होती है -1। अब cos 0 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी। अब इसका क्या मतलब है? अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। और इधर देखें, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब तक हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को पढ़ा, उसके बाद हमने फॉर्मूले को पढ़ा, उसके बाद हमने फिजिकल मीनिंग को देखा। फिजिकल मीनिंग के साथ हमने डायग्राम को देख लिया, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को शुरू कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें लेफ्ट साइड को राइट में इक्वल कर दिया। बहुत इजी है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में उसी फार्मूले में 90 डिग्री की वैल्यू पुट की तो 0 आंसर आ गया। जब पैरेलल को पढ़ा तो उसकी जगह 0 पुट किया तो आंसर 1 आ रहा था। जब उसको 1 को पुट किया तो ए बी आंसर आ गया। होप सो यू अंडरस्टैंड वेल। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे कि पहले जो थे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे, तीसरे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा जो दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं। उसके बाद अगर अब हम कहें जी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, ये तो हो गया जी पैरेलल वेक्टर। ये क्या है जी, एक ऐसे और एक ऐसे, ये है एंटी पैरेलल। और अगर दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो तो इनको कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। सही है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? दो ऐसे वेक्टर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अब देखें, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उनके दरमियान, एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उनके दरमियान में एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब मैंने कहा दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर देंगे 180 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -AB। सही है। अब देखें आप कितनी सिमिलरिटी है इनमें। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे तो जो प्रोडक्ट था A डॉट बी वो आ रहा था 0। क्यों? कोस 90 की वैल्यू होती 0। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल थे तो जो आंसर आ रहा था हमारा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड A डॉट बी इक्वल्स टू AB। सही है। कैसे? क्योंकि कोस जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसी तरह से जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल थे तो आंसर आ रहा है -AB। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं किसी भी प्लेन में, एक्स वाई में, वाई जी में, कहीं पे भी एंटी पैरेलल है, तो जो उनके प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो आ जाता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद नेगेटिव वैल्यू। ओके। हमने अब चार प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा, दूसरे नंबर पे हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों तो क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा उसके बाद अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट, फिर एंटी पैरेलल हों तो क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट। साथ साथ याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद अगर एक वेक्टर हो और उसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना हो, हमने एक वेक्टर हो और उसी का प्रोडक्ट लेना हो, पांचवी प्रॉपर्टी। अगर एक वेक्टर है ए डॉट ए, उसी का प्रोडक्ट लेना है तो आप देखें cos 0 ये यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी। जब a से a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम अब हम लास्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देख के परेशान नहीं हो, ये बहुत इजी है। सिक्स प्रॉपर्टी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी ये थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तीसरे नंबर पे अगर पैरेलल हो, चौथे नंबर पर अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, पांचवें नंबर पे एक ही प्रोडक्ट का हमने उसी के साथ हमने प्रोडक्ट ले लिया। वो कैसे? वो अगर वो कोलिनियर हो, एक ही प्लेन में। मैंने पीछे डायग्राम में भी बताया अगर कोलिनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं। उसके बाद हम सिक्स प्रॉपर्टी को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आपने इसको याद रखना है, हमने स्केलर प्रोडक्ट की सिक्स प्रॉपर्टी को इसमें लिखना है।
अच्छा जी, अब देखें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स इन स्पेस। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इनके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रा किया। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का अगर आप लेक्चर दोबारा मेरे जाके देखें तो मैंने वहां पे दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल के दिखाए थे। उनका एक्स कंपोनेंट भी मालूम किया, वाई कंपोनेंट भी मालूम किया, और हमने उसके बाद रिजल्टेंट को भी मालूम किया था, लेकिन यहाँ पे हम रिजल्टेंट को यूज नहीं करेंगे। अब ए वेक्टर है और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? ए एक्स आई यूनिट वेक्टर एक्स प्लेन में, ए वाई जे यूनिट वेक्टर वाई प्लेन में, ए जी के यूनिट वेक्टर जी प्लेन में। इसी तरह से बी वेक्टर है, उसका क्या है? बी एक्स आई यूनिट वेक्टर एक्स प्लेन में, बी वाई जे यूनिट वेक्टर वाई प्लेन में, बी जी के यूनिट वेक्टर जी प्लेन में। सही है। अब दो वेक्टर्स हैं और इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का हमने प्रोडक्ट लेना है। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखें ए डॉट बी। अब आप एक बात को देखें, जहां भी मैंने वेक्टर लिखा है उसको बोल्ड करके लिखा है। आपने भी जब पेपर को अटेम्प्ट करना है तो उसमें बोल्ड करके लिखना है मार्कर के साथ, या फिर आप इसके ऊपर एक एरो लगा लें। सही है। अब देखें जी, ए डॉट बी ले रहे हैं हम, किसका? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ। ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जी जे यूनिट वेक्टर ए जी के यूनिट वेक्टर, इसका प्रोडक्ट बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक साइड पे ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और दूसरी साइड पे वाई के, और दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट है। सही है। अब पहले आप ए एक्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ए वाई जे को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ए जी के को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इजी है। सबसे पहले नंबर पे ए एक्स को हम आई यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। ए एक्स को बी एक्स आई के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, और ब्रैकेट में आई यूनिट वेक्टर आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जब हम ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ए एक्स बी वाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा आई आई यूनिट वेक्टर और डॉट जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह से तीसरे नंबर पे हम ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें क्या आ जाएगा? ए एक्स बी जी आई यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। इसी तरह से अब हम दूसरे नंबर वाले को ले लेते हैं, ए वाई जे को। सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। देखिए ए वाई बी एक्स, ए वाई के साथ हमारे पास क्या है? जे यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर, और बी एक्स आई के साथ हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है, तो आई यूनिट वेक्टर आ गया। समझ आई? इसी तरह से ए वाई जे यूनिट वेक्टर को हमने फिर बी वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया? ए वाई बी वाई, इसके साथ जे था और इसके साथ भी जे यूनिट वेक्टर है, तो जे यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से लास्ट पे रह गया बी जी के, तो इसको ए वाई जे को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे बी जी के साथ तो आ जाएगा आई डॉट के। इसी तरह से फिर हमारे पास आ जाएगा ये लास्ट पे ए जी के को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए जी बी एक्स के आई यूनिट वेक्टर ए जी बी वाई के जे यूनिट वेक्टर। अब इस तरह से आ गया, देखें। ठीक है। अब जहाँ पे सेम यूनिट वेक्टर हैं उन वहाँ पे आप वन पुट कर दें, और जहाँ पे डिफरेंट यूनिट वेक्टर है वहाँ पे जीरो आ जाएगा। सही है। अब दोबारा सुने, जब जब दो सिमिलर यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमारे पास वन आता है, और जब दो डिफरेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमारे पास जीरो आता है। सही है। इसी यहाँ पे भी देखें, आई है तो इसकी जगह आप वन पुट कर दें, सिमिलर हो रहे हैं। आई डॉट जे है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, आई डॉट के है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि डिफरेंट है। जे डॉट आई है ये भी डिफरेंट है तो जीरो आ जाएगा। जे डॉट जे है, अभी सिमिलर वेक्टर हैं तो यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा। अब जे डॉट के, अब ये दो डिफरेंट हैं तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। इसी तरह से ए जी बी एक्स के साथ के डॉट आई है, ये भी डिफरेंट है तो जीरो आ जाएगा। ये भी डिफरेंट है तो जीरो आ जाएगा। के डॉट के सिमिलर है तो वन आ जाएगा। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे जीरो है तो आंसर जीरो आ जाएगा, जहाँ पे वन है वहाँ पे आंसर जो रिस्पेक्टिवली पहले वैल्यू वो आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स, क्योंकि वन था यहाँ पे, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे वन आ जाएगा और यहाँ पे भी वन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। कोई मुश्किल नहीं है, बस एक को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है।
6 प्रॉपर्टीज लिखनी है जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर फिजिकल मीनिंग और डायग्राम बना दें। उसके बाद 6 प्रॉपर्टीज को लिख के बस कर दें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज अ वेरी इजी लॉन्ग क्वेश्चन। दिस इज नॉट टफ। आप इसको प्रिपेयर करें, इजीली हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर टुडे। So prepare well guys and keep supporting us because your support is our first priority. Jazakallah.